दोस्तों, कुछ स्टूडेंट जो है वो डेमो क्लास नहीं कर पाए थे जो कल हुआ था मिसलिनियस पे, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको आइडिया लगे कि हम लोग कैसे जो मिसलिनियस सेक्शन है जिसको नहीं करने की वजह से GS1 के पेपर में खराब मार्क्स आता है उसको डील कैसे करना है। तो देखिए, जैसे पहला टॉपिक है, इससे क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल क्वेश्चन आते हैं 15, ठीक है। और इसमें टॉपिक कितना है? 8, ठीक है ना। पहला जैसे टॉपिक है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। तो इसमें आपको क्या देखना है? एक तो मतलब जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, इसका जो है यूनिसेफ, यूनेस्को, फिर आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया ILO, फिर जो इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन हुए हैं, जैसे महिलाओं पे है आपका कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, ये कब अस्तित्व में आया। उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, ऐसे करके 8 इंपॉर्टेंट कन्वेनेंट हैं, उसको आपको देखना है। साथ ही साथ भारत में ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1992 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के थ्रू जो है NHRC का गठन हुआ, SHRC का गठन हुआ। तो कॉम्पोजिशन क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं, जो NHRC का अपॉइंटमेंट होता है, उसका जो सिलेक्शन कमेटी होता है उसमें कौन कौन लोग होते हैं, 2019 में क्या क्या संशोधन हुआ है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा कि 4 आपको नाम दे देगा, 4 नाम दे दिया, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन हो गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो राष्ट्रीय आयोग है वो हो गया, बैकवर्ड क्लास का जो राष्ट्रीय आयोग है वो हो गया, और पूछेगा इसमें से कौन संवैधानिक बॉडी नहीं है, ठीक है। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसको छोड़ के बाकी तीनों जो है वो संवैधानिक बॉडी हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को मतलब आपको जानना समझना है। और साथ ही साथ कुछ जैसे संस्थाएं, इसके अलावा जैसे है एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, कुछ NGO वैसे हो गया, उसके बारे में आपको जानना है। तो ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा दायरा है। फिर अगर आप दूसरे टॉपिक पे आएंगे जो कि आपके इन्वायरमेंट से है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट संगठन है उनके बारे में जानना है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जैसे 11 to 13 JPSC में एक गूगली फेंक दिया था कि सतत विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कब अस्तित्व में आया, और आपको 1980, 1987, 1992, और एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ऑलमोस्ट 90% लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये तो है ही, और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि कैसे जो होता है ना कि जब क्लाइमेट चेंज की वजह से जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ने लगा, गाड़ियां बढ़ने लगी, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है 1972 में जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ और UNEP का गठन हुआ, ठीक है। और ये चूंकि 5 जून को हुआ था, इसीलिए 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 1992 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रियो समिट या अर्थ समिट कहते हैं, जहां पे बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए UNFCCC का गठन किया गया, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और अभी आप देखे होंगे कि अजरबैजान में COP 92 हुआ। तो COP का मतलब क्या होता है कि जो पार्टी इसको साइन किया, इस कन्वेंशन को साइन किया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। जैसे अभी सऊदी अरेबिया में आपको चल रहा है COP 16, किसका? UNCCD का। तो जो पार्टी जो है UNCCD को साइन किया है उसका बैठक हुआ, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो 1992 का जो अर्थ समिट रहा वो बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि वहां पे 4 बहुत जबरदस्त चीजें हुई। एक, जलवायु परिवर्तन को डील करने के लिए आपको UNFCCC को बनाया गया और इसको काम सौंपा गया कि कैसे जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये आपको देखना है। जैव विविधता, फ्लोरा एंड फौना को देखने के लिए
CBD कन्वेंशन आया, CBD का कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, मतलब जैव विविधता को रोकने के लिए इसको सुप्रीम अथॉरिटी बनाया गया। और इसी के देखरेख में दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, कार्टाजीना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है, ये चीज हुआ। और 6 JPSC में क्वेश्चन भी पूछा था कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल का संबंध किस चीज से है ना। तो इन जनरल क्या होता है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो ये मिसलिनियस सेक्शन इसमें क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, प्लस कॉलेज पास आउट है तो उतना आइडिया भी नहीं लगता है, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ हम लोग इसको अच्छे से जो है टैकल करते हैं और 6 JPSC से जो है चीज़ों को देख रहे हैं। 6 JPSC में खुद भी इंटरव्यू अपीयर कर रहे हैं। 7 JPSC में हम लोग के यहाँ से 12 लोग का सिलेक्शन हुआ फाइनल, और अभी वाले में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। तो उसके बेसिस पे हम लोग को आइडिया लग गया कि क्या चीज़ से क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आपको बोले कि UNFCCC हुआ, CBD हुआ, फिर सतत विकास के लिए जो है आपका एजेंडा 21, और यहीं पे जो है आपको मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए UNCCD इसका जो है कंसेप्ट आया। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 1972 में जो है स्टॉकहोम में बैठक हुआ और UNEP का गठन हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका बीच में भी कुछ कुछ चीज हुआ है, जैसे 1980 में ओरिजिन में आया, IUCN ने बताया इसके बारे में कि सतत विकास ओरिजिन बताया। इसका ऑफिशियल डेफिनेशन जो है 1987 में जो है ब्रंटलिन रिपोर्ट में आया, ठीक है। बाकी अगर बैठक की बात करें तो 1972 के बाद जो इंपॉर्टेंट बैठक हुआ आपका 1992 में हुआ अर्थ समिट, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये रियो में हुआ था। और यहाँ पे अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग चीज़ों को जो है मतलब किया गया। इसको यहाँ पे आप देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। और मिसलिनियस को हम लोग लगभग 10 से 12 दिन डील करते हैं, ये और कहीं होता ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये अर्थ समिट हुआ तो यहाँ पे अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग चीज़ें की गई, जैसे जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए जो है आपका क्या बना, UNFCCC। तो चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो, चाहे पेरिस क्लाइमेट चेंज जो अभी चल रहा है, वो किसके देख रेख में होता है, UNFCCC। और इसी का भी 29वां बैठक जो है अजरबैजान बाकू में हुआ था। उसके बाद जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है आपको किसका कौन सा कन्वेंशन बना, CBD। और इसी के अंदर में दो प्रोटोकॉल आया, पहले कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो कि बायो सेफ्टी से डील करता है, और दूसरा नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद अब जब जलवायु परिवर्तन कंट्रोल होगा, जीव जंतु बचेंगे, फ्लोरा फौना बचेगा, तो ये दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपको जो है, और एक चीज और रह गया कि डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण ना हो। अब देख ही रहे हैं कि जंगल की कटाई की वजह से, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की वजह से जो भूमि का क्षरण हो रहा है, तो मरुस्थलीकरण रोकने के लिए जो है आपका बना UNCCD। इसका भी 16वां बैठक सऊदी अरेबिया में चल रहा है। और ये तीनों को मिला के कि जब आप क्लाइमेट चेंज को भी रोक रहे हैं, आप जीव जंतु को भी बचा रहे हैं, आप जमीन का भी जो है मतलब क्षरण रोक रहे हैं, मरुस्थलीकरण रोक रहे हैं, तो आपको फिर मिलेगा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एजेंडा 21 काफ़ी चर्चा में रहता है। एजेंडा 21 क्या है, तो वो सतत विकास से संबंधित है, ठीक है। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। और फिर इसी को 2002 में फिर होता है ना कि जब आप इतना सारा बदलाव कर रहे हैं तो उसका आप रिव्यू भी करते हैं, ठीक है। जैसे 1919 का अधिनियम में इतना सारा बदलाव किया गया तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो वैसे ही है। तो ये क्वेश्चन 11 to 13 JPSC में पूछा था कि जो जोहान्सबर्ग में बैठक हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको जो है वही 2002 में हुआ, और फिर 2012 में रियो +20 फिर जो है रियो में सबमिट हुआ 2012 में, ठीक है। तो ये तो हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये तो हुआ आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब इंडिया में क्या हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आर्टिकल 253 में
चूंकि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा है, तो अगर 1972 में पूरा विश्व बोल रहा है कि हम लोग को पर्यावरण के लिए कुछ कुछ करना चाहिए, जीव जंतु के लिए कुछ कुछ करना चाहिए, तो भारत में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ, जिसमें अभी संशोधन भी किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कि जंगल को बचाना, ये आपका 1980 में आया। फिर जो है आपका वाटर पोल्यूशन एक्ट जो है, ये मिस हो गया था, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए जो अधिनियम बना था वो 1974 में बना था, और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका गठन इसी के अंतर्गत हुआ था। फिर 1981 में आपको एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए अधिनियम बना था, लेकिन जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ तो जितना भी पहले का चीज़ था उसको फेलियर साबित लगा, तो 1986 में एक अम्ब्रेला मतलब एक्ट लाया गया जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो भारत के स्तर पे क्या क्या चीज़ें हुई वो आपको जानना समझना है, इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और 2002 में जो है आपका बायोडाइवर्सिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट बना। साथ ही साथ कहाँ पे क्या बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पे क्या टाइगर रिजर्व है, ये सब आपको जानना जरूरी है, मैच द फॉलोइंग करके दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन दे दिया, नगरीकरण। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछा था कि 3-4 शहरों का नाम दे दिया आपको, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, और बोला कि बताइए कि कहाँ पे क्या किस में मतलब घटते हुए क्रम में सजाइए। ठीक है, नगरीकरण का उससे हो गया। स्पोर्ट्स से जो है पहले पेपर में क्वेश्चन थोड़ा कम रहता है। ठीक है, अभी जैसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ओलंपिक संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे झारखंड वाले पेपर में 5 क्वेश्चन रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो आपको स्पोर्ट्स में जैसे इंडिया का जहाँ कुछ बड़ा इवेंट में जो पार्टिसिपेशन रहा है वो आप देख सकते हैं, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर 1 में स्पोर्ट्स से नहीं रहता है। ठीक है, अब आते हैं आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन आपको तीनों स्तरों पे होता है ना, तीनों स्तरों पे कहने का मतलब कि आपदा प्रबंधन है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके लिए क्या पहल हुआ है, क्या फ्रेमवर्क है, भारत के स्तर पे क्या हुआ है, झारखंड के स्तर पे क्या हुआ है, सब आपको जानना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जापान में बहुत ज़्यादा जो है भूकंप, डिजास्टर ये सब आते रहता था, तो वहाँ पे सबसे पहले हुआ था योगोकार्टा डिक्लेरेशन। ठीक है, उसके बाद 2005 में आपका हुआ था ह्योगो डिक्लेरेशन, और फिर अभी 2015 में हुआ आपका सेंदाई फ्रेमवर्क। तो एक क्वेश्चन आपको बना देगा कि बताइए योगोकार्टा डिक्लेरेशन, ह्योगो डिक्लेरेशन, सेंदाई डिक्लेरेशन, इसे सबसे जो है ये किससे संबंधित है, साइबर सिक्योरिटी से है, एआई से है, आपदा प्रबंधन से है। तो अगर आप बेसिक जानेंगे तभी ना बनाएंगे जी। ठीक है, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। फिर यूनाइटेड नेशन का भी एक एजेंसी है जो डील करता है इससे। अब इंडिया के स्तर पे अगर हम बात करें तो सुनामी आने के बाद 2005 में जो है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम का मतलब फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, 2009 में जो है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पॉलिसी नीति लाई गई, और 2016 में जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान योजना लाई गई। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है, सजाने दे सकता है या पूछ भी सकता है कि बताइए भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान कब आया, योजना। तो ये आई थी आपके 2016 में, पॉलिसी कब आई थी 2009 में। फिर आपको एनडीआरएफ से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया में कि एनडीआरएफ का गठन कब हुआ। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि इंडिया में जैसे इसके लिए और क्या क्या किए गए हैं आपदा प्रबंधन के लिए, आपको ये भी पूछ सकता है। जैसे अभी 11-13 जेपीएससी में पूछा था कोलिशन डिजास्टर रिजिलियंस सीडीआरआई के बारे में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि उसमें 4 स्टेटमेंट दे दिया था और आपको जो है उस संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि क्या भारत इसका सदस्य है, क्या ये यूएन का एजेंसी है, ये G20 में इसका गठन हुआ है। मतलब एक तो आपको जो फ्रेमवर्क है वो जानना ही जानना है, क्या इंस्टीट्यूशन है जो इसके लिए काम करता है। ठीक है, और उसके बाद झारखंड के स्तर पे जो है
क्या चीज़ चल रहा है वो भी आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कौन सी संस्था झारखंड में जो है वो भूकंप को देखने के लिए है, भूकंप हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, तो ये सब के लिए आपका झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। कौन सी संस्था जो है वो सूखे को देखने के लिए है, तो आपका जो है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो ड्राउट से डील करता है, ठीक है। कौन सी संस्था जो है फिर आपका जो है इंडस्ट्रियल डिजास्टर से है, तो बीआईटी मेसरा है। तो ऐसे आपको चीज़ों को जो है जानना समझना है यारो, इसीलिए तो मिसलिनियस टफ है, मिसलिनियस जो है टफ है, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सब पे जो है एक एक दिन का क्लास करते हैं। आपदा प्रबंधन हो गया। अब गरीबी और बेरोजगारी, इससे कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए गरीबी और बेरोजगारी की अगर आप बात करेंगे, गरीबी और बेरोजगारी, तो इसमें जो है आपको कि भारत में अगर आप देखेंगे ना, भारत में आप देखेंगे तो गरीबी के लिए कैसे हुआ था। पहले जो है, पहले था कि जहाँ गांव में जहाँ 2400 कैलोरी से जो कम खाता है और जो शहर में 2100 कैलोरी से कम खाता है वो गरीब कहलाएगा। बाद में इसका कंसेप्ट रुपए के बेसिस पे हो गया कि जो आपका जो है शहर में जिसका खर्च 33 रुपये से कम है और गांव में 27 रुपये से कम है तो वो गरीब हो गया, ठीक है। और फाइनली अभी जो आया है, क्योंकि देखिए जो गरीबी है ये बहुआयामी है, ठीक है ना। केवल खाने के आधार पे, केवल रुपए के आधार पे आप गरीबी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो फिर भारत सरकार जो है वो यूएनडीपी का, जो यूएनडीपी 2010 में लाया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो भारत सरकार इससे प्रभावित होके 2021 में नीति आयोग ने जो है अपना पहला जो है एमपीआई निकाला। जैसे यूएनडीपी करता है ना कि स्वास्थ्य के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, जीवन यापन के आधार पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ के आधार पे, तो वैसे ही जो है, और यूएनडीपी वाले में इसी को फिर 10 इंडिकेटर में बांटा गया है। तो वैसे ही भारत सरकार का जो नीति आयोग है ये 2021 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक लेके आया। हालांकि इसमें इंडिकेटर जो है वो 12 रहे, जिसके अनुसार भारत में गरीबी 25% थी और झारखंड में 42.16%। और फिर 2023 में दूसरा रिपोर्ट आया जिसमें भारत की गरीबी घट के हो गई 15% और जो झारखंड है उसका घट के हो गया 29%। तो इसमें जो है जो कमिटियां हैं जो इससे संबंधित है, चाहे वो अलगा कमेटी हो, लकड़ावाला कमेटी हो, तेंदुलकर कमेटी हो, सब आपको जानना। शॉर्टकट क्या बना है, अलगा कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी। ये बात और है कि तेंदुलकर ने कहा था कि गरीबी 21% है और रंगराजन साहब ने कह दिया कि 29% है। तो सरकार इसको, ये वाला कमेटी को नहीं मानी, इनके रिकमेंडेशन को नहीं मानी, और लंबे समय तक जो तेंदुलकर कमेटी है उनके चीज़ों को माना गया। तो अभी पूछा भी था कि लकड़ावाला कमेटी का संबंध किससे है ना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है कि जीएस पेपर 1 में कैसा कैसा गूगली क्वेश्चन आया है, उसको आप जरूर से देखें। और फिर तरीका भी बदला है, जैसे पहले क्या था, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, ठीक है। स्टार्टिंग में था कि आपको एक साल में क्या खर्चा हो रहा है उसके बेसिस पे जो है देखा जाता था। उसके बाद 2000 के बाद इस्तेमाल होने लगा मिक्स रिकॉल पीरियड। तो इसमें दो पैमाना, कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो शिक्षा वाला चीज़ है, जो हेल्थ वाला चीज़ में जो खर्चा होता है उसको 30 दिन में आंका जाएगा और बाकी चीज़ों को 365 दिन में। तो ये हो गया मिक्स रिकॉल पीरियड। और जो सी रंगराजन साहब ने इस्तेमाल किया था मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड, मतलब 365 दिन भी एक साल में कुछ चीज़ों को रखा गया, 30 दिन में कुछ चीज़ों को रखा गया और 7 दिनों में, इनका ऐसा था। तो 6 जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि 61st एनएसएसओ के जो डेटा है उसमें क्या इस्तेमाल किया गया था, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, मिक्स रिकॉल पीरियड, मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मिक्स रिकॉल पीरियड। उसके बाद एक और चीज़ कंफ्यूजन होता है कि पहले क्या था, 2019 से पहले एनएसएसओ जो है ये गरीबी का डेटा निकालता था और सीएसओ इसको पब्लिश करता था। लेकिन 2019 में ये दोनों को मर्ज कर दिया गया और अब एनएसओ है जो सारा इंपॉर्टेंट डेटा, चाहे वो जीडीपी का हो,
ठीक है, चाहे वो गरीबी का हो, सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो है, चाहे वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो एनएसओ पब्लिश करता है। तो इस चीज को ध्यान में देना है, क्योंकि कई जगह गलत अभी भी लिखा हुआ रहता है कि एनएसएसओ ये मतलब करता है, नहीं, एनएसएसओ नहीं करता है, एनएसओ करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है दोस्तों। इसके अलावा जो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है वो भी आपको देखना है, उससे भी क्वेश्चन मतलब बन सकता है। मनरेगा से क्वेश्चन आ सकता है। मनरेगा के बारे में बताइए, 2-3 आपको स्टेटमेंट दे देगा और आपको उसके बारे में फिर बताना होगा, है ना। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गया। बेरोजगारी का जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे इस बार पूछा था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या होता है। अभी जो 11 to 13 जेपीएससी उसमें एक बदलाव देखने को ये मिला है ना कि बेसिक डेफिनेशन, बेसिक टर्म पे भी फोकस किया जा रहा है। जैसे पूछा था कि कृषि सूखा क्या होता है ना, तो वैसे ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, इंडिया में गरीबी का रेट क्या है, वर्क पार्टिसिपेशन क्या है, ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ों को आपको जो है मतलब जानना है, तब बात बनेगा यार, उतना इजी नहीं है। फिर आपको इस बार गिनी कोएफिशिएंट और लाफाज कप पे क्वेश्चन दिया था। गिनी कोएफिशिएंट और लॉरेंज कप, सॉरी लाफाज कप बोल रहे, गिनी कोएफिशिएंट और लॉरेंज कप जो कि असमानता को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उस पर क्वेश्चन दिया गया हुआ था। इसको आपको देखना समझना इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हो गया पुरस्कार, प्राइज। तो प्राइज में वही आपको बोले कि कुछ इंपॉर्टेंट जो जैसे नोबेल प्राइज हो गए, उसके अलावा कुछ कोई इंडियन को जो है कुछ वैसा इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, मैग्सेसे अवार्ड मिला है, या फिर कोई लिटरेचर का अवार्ड मिला है, या कोई इन्वायरमेंट का अवार्ड मिला है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और फिर जो लास्ट वाला आपका टॉपिक होता है, लास्ट वाला होता है यूएन और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी। ठीक है, तो आपको जो है यूनाइटेड नेशन और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उसको अच्छे से देखना। यूएन का 17 एजेंसी होता है, प्लस 5 इसका मेन बॉडी है यूएन का, जो आपको जानना समझना है। यूएन आपका जो है ये तो हुआ ही, यूएन का हुआ ही, और साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जैसे आपका आसियान हो गया, G20 हो गया, है ना, जीसीसी हो गया, उसके बाद जो है ईस्ट एशिया समिट हो गया, नाटो हो गया, और अभी जैसे G20 पे क्वेश्चन पूछा था, नाटो पे क्वेश्चन पूछा था, तो वो आपको मतलब थोड़ा डिटेल में जानना समझना होगा। ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से बात नहीं बनेगी, आपको जो है क्वेश्चन को मतलब जैसे G20 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये विश्व के ट्रेड का कितना कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूट करता है। फिर इसके अलावा आपका ब्रिक्स हो गया, इंडिया जिसमें सदस्य है वो तो आपको जानना ही जानना, एससीओ हो गया। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग को जो है 10 से 12 दिन लगता है मिसलिनियस कराने में, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा डायमेंशन है यारो, कितना सारा चीज़ देखना समझना है, आपको पता चल ही रहा होगा। और इसलिए अगर हम लोग आप जो है हम लोग यहाँ करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको बता ही दिए कि 11 to 13 जेपीएससी में भी 25 लोग का सिलेक्शन हुआ, और उसमें जो है कम से कम 10 लोग का तो 140 प्लस आया। जाते जाते इंग्लिश में आप देख लीजिए क्या क्या है। 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। ये 8 टॉपिक हैं जिससे 15 क्वेश्चन बनते हैं, प्लस जो हम लोग के यहाँ करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो भी यही सबसे जोड़ के रहता है यारो। ठीक है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट करिए। और 20 दिसंबर से हम लोग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जरूर से आइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्लस हम लोग का क्या प्लान है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कैसे हम लोग 75 से 80 दिनों में आपका सिलेबस कवर अप करवाएंगे, ये मतलब नीचे दिया गया है, उसको आप जरूर से देखें। पहले हम लोग का प्लान है कि 20 दिसंबर से लेके जनवरी तक जो भी टफ टॉपिक है, मिसलिनियस हो गया, सीएनटी हो गया, एसपीटी हो गया, जनजाति संबंधित चीज़ें हो गए, उसको कंप्लीट करना है। और डेली आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, 7:30 से 9 पहले मेरा क्लास रहेगा, फिर 9:30 से जो है 11 आशीष सर का क्लास रहेगा, और उसके सेकेंड हाफ में फिर फरवरी से लेके 10 मार्च तक जो है आपको बाकी का टॉपिक करवाया जाएगा। और टारगेट हम लोग का रहता है 140 प्लस। ठीक है दोस्तों, जम के मेहनत कीजिए, मेहनत होगी जीत होगी।